Hey guys, this is हिमांशु and it is your beautiful channel HC Square। आप सभी को पता है कि हम मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ के आज इस सीरीज में पार्ट 4 को लेकर आए हैं, जिसमें हम किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ के बारे में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप इवेंट सेमेस्टर में हैं यानी सेकेंड सेमेस्टर में हैं, तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हो सकता है इसी से बहुत सारे MCQ भी पूछे जाएं। इसके अलावा ये यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट क्लास 12th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों, अगर आप यूपी बोर्ड से हैं, अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें फिजिक्स का मेन रोल है, और इसके अलावा अगर आप अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड के टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट बहुत होने वाला है आपके लिए। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं इस MCQ के पैटर्न को। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको आई है पसंद तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। दोस्तों, बढ़ते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। ये आपकी स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन दिया गया कि एक प्राथमिक सेल है, एक प्राथमिक सेल का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है। जब इसे लंपतित करते हैं तो ये 4 एम्पियर की धारा देता है। इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या है? यानी आंतरिक प्रतिरोध यानी हमें स्मॉल r को फाइंड करना है। दिया क्या गया है? तो गिवन दैट है हमें वोल्ट विद्युत वाहक बल, जिसे हम E से रिप्रेजेंटेट करते हैं, इसे ये दिया है, यानी E जो है कितना है? 2 वोल्ट है। E क्या है? 2 वोल्ट है। दोस्तों, विद्युत वाहक बल को हम E से रिप्रेजेंट करते हैं, और हमको धारा दी है यानी I बराबर कितना दिया है? 4 एम्पियर। तो दोस्तों, हमको पता है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है कि लघुपतित करते हैं यानी जो R हो जाएगा, यानी जो बाह्य प्रतिरोध हो जाएगा हमारा R, ये हो जाएगा 0। लघुपतित करने पर जो बाह्य प्रतिरोध होता है दोस्तों वो 0 हो जाता है। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा? किस पे? ऑन शॉर्ट पाथ पे R क्या हो जाएगा हमारा? जो बाह्य प्रतिरोध हो जाएगा वो हमारा 0 हो जाएगा। और हमको पता है कि E= क्या होता है? E= होता है V प्लस IR होता है। तो IR सॉरी, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? बड़ा प्रतिरोध हो जाएगा, छोटा आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा स्मॉल r। इसके अलावा हमें पता है कि ये जो V होता है, V= होता है IR। धारा तो समान ही रहेगी। अब यहाँ से R 0 हो जाएगा तो V भी 0 हो जाएगा, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा? E= IR। अब हम फार्मूले में अप्लाई कर देते हैं। हमको ये क्या फाइंड करना है? आंतरिक प्रतिरोध फाइंड करना है, यानी हम R बराबर क्या कर देंगे? E/I। इज दैट मीन्स क्या हो जाएगा हमारा? 2/4। जब हम इसे फाइंड करेंगे तो हो जाएगा 0.5 ओम, यानी स्मॉल r बराबर क्या आ गया हमारा? 0.5 ओम। तो इसी के साथ ही दोस्तों हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर ए नंबर हो जाएगा 0.5 ओम। तो दोस्तों, इसी सीरीज में हम बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध R है, 0 है। जो आंतरिक प्रतिरोध R है वो 0 है, तो इसका टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा? यानी जो टर्मिनल विभवांतर होगा वो क्या होगा अगर किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है? 0 है। यानी हम कह रहे हैं कि इफ क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ R = 0, R = 0 हो जाएगा तो V का हमें वैल्यू फाइंड करना है, यानी जो टर्मिनल वोल्टेज है। अभी हमने पढ़ा कि E= क्या होता है? V प्लस IR होता है। क्या होता है? V प्लस IR। अब यहाँ पे क्या कर दें हम? अगर स्मॉल r यानी आंतरिक प्रतिरोध 0 कर दें, आंतरिक प्रतिरोध अगर इस क्वेश्चन में हम 0 कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? E= V प्लस I × 0। इज दैट मीन्स E= V, यानी जो हमारा टर्मिनल वोल्टेज आ गया, कितना आ गया? E वोल्ट। आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, E वोल्ट। एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध अगर 0 होता है तो इसका टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाएगा? विद्युत वाहक बल ही हो जाएगा। तो दोस्तों, हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर कि किसी सेल में बहने वाली धारा का मान बढ़ाने पर उसके सिरों पर विभवांतर क्या होगा? कोई सेल है, अगर उसमें बहने वाली धारा का मान बढ़ाते हैं, यानी हमको पता है कि जो इक्वेशन होती है हमारी क्या होती है? अकॉर्डिंग टू इनमें रिलेशन जो होता है V = E-IR होता है। अगर हम यहाँ से देखिए, इसके अकॉर्डिंग अगर हम धारा का मान बढ़ाते जाएं, अगर हम यहाँ से धारा का मान बढ़ाते जाएंगे तो धारा बढ़ाने पर क्या होगा? हमारा टर्मिनल वोल्टेज यानी जो सिरों के बीच में विभवांतर है, ये क्या है? कम होता जाएगा, घटता जाएगा। यानी इसके अनुसार क्या कह सकते हैं कि अगर हम I का मान क्या करें? धारा हमको हम बढ़ाते जाएं, यानी धारा का मान अगर हम बढ़ाते जाएंगे, धारा को इंक्रीज करते जाएंगे तो क्या होगा? हमारा V क्या होगा? V कम होता जाएगा। V क्या होगा?
V कम होता जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि किसी सेल में बहने वाली धारा का मान बढ़ाने पर उसके सिरों का विभवांतर क्या होगा, घट जाता है। तो दोस्तों ये रहे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा हम बढ़ते हैं आगे की ओर। हमारे पास बहुत सारे आज क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया बढ़िया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। दोस्तों इंड तक बने रहिए, आपके पास इसमें किरचॉफ के नियम से रिलेटेड बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन होने वाले हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल का विद्युत वाहक बल मापने के लिए उपयुक्त यंत्र होता है। तो दोस्तों सेल का विद्युत वाहक बल मापने के लिए कौन सा अच्छा यंत्र होता है, इसमें हो सकता है और कोई भी। तो पहले हम जानते हैं वोल्ट मीटर क्या है। तो दोस्तों वोल्ट मीटर जो है विक्षेप विधि से वोल्टेज मापता है, यानी ये वोल्टेज तो मापता है, ठीक है, लेकिन जो इनके सेलों के बीच का जो विभवांतर होता है विद्युत वाहक बल से कुछ कम हो जाता है और सेल का विद्युत वाहक बल सही नहीं निकल पाता है। तो दोस्तों वोल्ट मीटर से हम क्या है, सेल का विद्युत वाहक बल निकाल तो सकते हैं लेकिन करेक्ट नहीं होगा वो, यानी सेल का विद्युत वाहक बल नापने के लिए वोल्ट मीटर का हम उपयोग नहीं करेंगे। वोल्ट मीटर का उपयोग हम किसके लिए करते हैं, विभवांतर नापने के लिए। किसके लिए करते हैं, विभवांतर नापने के लिए। विभवांतर नापने के लिए हम क्या करते हैं, वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं। इसके अलावा हमारा ऑप्शन तो गैल्वानोमीटर। अब गैल्वानोमीटर का क्या करते हैं, लाइट ऑफ पावर का, यानी जो लाइट होती है, लाइट की क्या करते हैं हम, लाइट की पावर फाइंड करते हैं इससे। लाइट की पावर। हमारा जो अमीटर है, अमीटर से हम किसको नापते हैं, करंट को नापते हैं, धारा को नापते हैं, ठीक है। यानी हमारा ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, विभवमापी। विभवमापी दोस्तों होता क्या है, विभवमापी भी वोल्ट मीटर की तरह ही विभवांतर नापने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन इससे जो विद्युत वाहक बल नापते हैं, विद्युत वाहक बल नापने में कोई भी एरर नहीं आती है। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि विभवमापी। विभवमापी का यूज हम विद्युत वाहक बल नापने के लिए करते हैं। इससे जो हमारा आंसर आता है एकदम करेक्ट होता है, इसमें कोई एरर नहीं फाइंड होती हमें। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन पर निर्भर करता है। सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो किन पर निर्भर करता है। तो दोस्तों जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है ये निर्भर करता है, हमको पता है कि R इक्वल टू होता है KL/A, जहां पे स्मॉल r क्या है हमारा, स्मॉल r क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस यानी आंतरिक प्रतिरोध है हमारा, ठीक है। L क्या है, हमारी लेंथ है। A क्या है, हमारा एरिया है यानी क्षेत्रफल। और हमारा जो K है, K क्या है, यहां पे K है, K इज अ कांस्टेंट विच इज डिपेंड अपॉन, विच इज डिपेंड अपॉन the nature of cell and density। यानी कि क्या है कि एक नियतांक है जो कि डिपेंड करता है इसकी प्रकृति पर और किस पे डिपेंड करता है, इसकी घनत्व पर। यानी जो R होगा, R किस पे डिपेंड करेगा, R डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। R किस पे डिपेंड करेगा, R लेंथ पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रोडों की बीच की दूरी पर भी डिपेंड करेगा। और जो R होगा, R क्या होगा, 1 एरिया यानी क्षेत्रफल, डूबे हुए भाग के क्षेत्रफल पे भी डिपेंड करेगा। यानी R जो है विद्युत अपघट्ट की प्रकृति पर भी डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर भी डिपेंड करेगा, डूबे हुए भाग के क्षेत्रफल भी डिपेंड करेगा। यानी जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है वो आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी पे। यानी जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है वो विद्युत अपघट्ट की प्रकृति पर, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर, डूबे हुए भाग के क्षेत्रफल पर, इनमें से सभी पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत वाहक बल E टर्मिनल वोल्टता V तथा आंतरिक प्रतिरोध R में संबंध क्या है। तो दोस्तों अभी तक हम पढ़ रहे हैं इतनी देर से कि हमारा जो संबंध है ये क्या होता है, ये हो जाता है हमारा E इक्वल टू V प्लस IR। तो यहां से क्या हो जाएगा, अगर हम फाइंड करें तो V बराबर क्या हो जाएगा, E माइनस IR। तो हमारा करेक्ट आंसर देख लीजिए, मैच कर लीजिए कौन सा हो रहा है। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जहां पे E क्या है, हमारा E क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यानी विद्युत वाहक बल है, और स्मॉल r आंतरिक प्रतिरोध, I क्या है हमारी धारा, और V क्या है टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज यानी जो टर्मिनल वोल्टता हम पढ़ रहे थे वो है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो में इंटरेस्ट आ रहा होगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किरचॉफ का धारा नियम आधारित है। तो दोस्तों जो किरचॉफ का धारा नियम है ये क्या होता है। तो दोस्तों किरचॉफ का धारा नियम से पहले हम जानते हैं किरचॉफ के नियम को क्या क्या कहते हैं। दोस्तों किरचॉफ का तो धारा नियम है, इसे किरचॉफ का प्रथम नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, किरचॉफ
का प्रथम नियम कहते हैं, प्रथम नियम कहते हैं, और इसे संधि का नियम भी कहते हैं, यानी जंक्शन रूल भी कहते हैं, जंक्शन रूल। और क्या कहते हैं इसे, और इसे किरचॉफ करंट लॉ यानी केसीएल के भी नाम से भी जाना जाता है। केसीएल मतलब क्या हो जाएगा, किरचॉफ करंट लॉ। तो दोस्तों हम इसे किरचॉफ के प्रथम नियम से जंक्शन रूल यानी संधि के नियम से केसीएल यानी किरचॉफ करंट लॉ के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों है क्या ये, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ किसी विद्युत परिपथ में किसी भी जंक्शन पर, यानी कोई भी विद्युत परिपथ है, किसी भी जंक्शन पर एक से यानी तीन से अधिक या तीन से अधिक अगर धाराएं कहीं पर मिल रही हैं तो उनका जो अलजेब्रिक सम होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। तो दोस्तों समझ लीजिए ये कोई एक संधि है। संधि का मतलब समझ, जंक्शन, जैसे रेलवे जंक्शन होता है वहां पे क्या होता है, एक पटरी पहले आती है और वहां से क्या होता है वो एक से ज्यादा में बढ़ जाती है, जैसे ये देखिए 3 में बढ़ गई। इसके अलावा भी ये आगे जाके पार्ट में होते जाते हैं, फिर आगे एक हो जाती है। तो ये जंक्शन है। जंक्शन क्या है, संधि। तो दोस्तों समझ लीजिए ये एक धारा आई है, आई इधर आई और ये यहाँ पे क्या हो गई, डिवाइड हो गई, I1 I2 I3। तो यहां पर इस नियम के अनुसार क्या होता है कि इस नियम के अनुसार जो स्थायी धारा अगर बढ़ रही है तो आवेश का क्या होगा, आवेश संचय होता जाएगा, आवेश का एकम्पनेशन होता जाएगा। तो आवेश हटाए तो जा नहीं सकता, यानी जो आवेश होगा आवेश का संरक्षण हो रहा है। ठीक है, हम इसके बारे में जो धारा नियम है इसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। तो धारा नियम को हम ये भी कह सकते हैं कि एक ऐसी संधि, एक ऐसा जंक्शन जहां पे 3 या 3 से अधिक धाराएं मिल रही हों, वहां क्या हो जाएगा, वो नियम किरचॉफ का धारा नियम कहलाता है, किरचॉफ करंट लॉ कहलाता है। दोस्तों इसके अनुसार क्या होता है, जो समेशन ऑफ धारा होता है ये क्या होता है, 0 होता है, यानी इनका जो योग होगा ये क्या होगा, 0 होगा। आप ये भी समझ सकते हैं कि जो धारा पहले बटने से, जो ये जंक्शन है, जंक्शन से पहले की धारा और जंक्शन के बाद की धारा जो होती है बराबर होती है। हम ये भी कह सकते हैं I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। अब इनको जोड़ेंगे किस तरह, समेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, तो दोस्तों संधि से पहले जितनी भी धारा आ रही है वो क्या होगा, प्लस में लिखी जाएगी, और संधि के बाद धारा अगर संधि से बाहर की ओर जा रही है तो उसे क्या लिखेंगे, माइनस के लिए लिखेंगे। यानी अगर जैसे इसको लिखे तो I माइनस I1 माइनस I2 माइनस I3 बराबर 0। देखिए बात वही हो जाएगी दोनों कंडीशन में। तो दोस्तों जो धारा किरचॉफ का प्रथम नियम है, किरचॉफ करंट लॉ है, ये डिपेंड करता है किस पे, अभी मैंने बताया कि आवेश का इसमें संचय होता है, आवेश का एकम्युलेशन होता है। तो दोस्तों आवेश तो हटाया नहीं जा सकता, यानी इसमें क्या होता है, आवेश का संरक्षण हो रहा है। सिंपल सी बात है। किरचॉफ के धारा नियम में क्या होता है, किरचॉफ के धारा नियम में आवेश का संरक्षण हो रहा है। दोस्तों ये वीडियो बहुत बड़ा होने वाला है, इसलिए आप इसे 2K की स्पीड में देखिए, आपको भी समझ में आएगा, क्योंकि मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं आपको। अगर आपको जल्दी देखना है तो आप इसकी स्पीड क्या कर रहे हैं, बढ़ा सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तो किरचॉफ का वोल्टता नियम किसके संरक्षण पर आधारित है। जो किरचॉफ का वोल्टता नियम होता है ये किसके संरक्षण पर आधारित है, तो किरचॉफ का वोल्टता नियम क्या होता है, किरचॉफ के वोल्टता नियम को क्या कहते हैं, किरचॉफ के वोल्टता नियम को पास का नियम भी कहते हैं, यानी मेश, क्लोज्ड मेश, पास का नियम कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसे लूप लॉ भी कहते हैं, लूप रूल। इसके अलावा हम इसे क्या कहते हैं, किरचॉफ सेकंड लॉ। ये किरचॉफ का क्या है, सेकंड लॉ है, किरचॉफ सेकंड लॉ। ठीक है, इस नियम के अनुसार क्या है कि कोई बंद पाश है, कोई बंद पास है, क्लोज्ड लूप है, तो उसमें जो है विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का जो बीजगणितीय योग होगा उस पास में लगने वाले वैद्युत वाहक बल के बराबर होगा। मान लीजिए कोई क्लोज्ड पास, क्लोज्ड है, क्लोज्ड लूप है, देख लीजिए जैसे कि अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन कोई क्लोज्ड लूप है, ये मान लीजिए कोई क्लोज्ड लूप है, मान लीजिए जल्दी जल्दी थोड़ा बताना पड़ रहा है, टाइम नहीं है ना हमारे पास इसलिए। तो दोस्तों ये हमारा कोई क्लोज्ड लूप है, थोड़ा अजीब चित्र बन रहा है लेकिन उससे आप घबराइए नहीं। दोस्तों धारा इधर जा रही है, सिंपल सी बात है, धारा इधर जा रही है, अब इधर की धारा भी इधर आएगी, यानी ये I1 है
ये I2 है। यहाँ के क्या हो जाएगी I1 प्लस I2, इधर से ऐसे जाएगी, फिर इधर, अब यहाँ पे I2 वापस आ गई, अब यहाँ पे क्या है I1 वापस आ जाएगी। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये E2 है और ये E1 है। दोस्तों जो वैद्युत क्षेत्र जो क्या होता है विद्युत वाहक बल होता है, ये हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ जाता है, यानी दिशा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, और जो धारा की दिशा है। तो दोस्तों अगर हम इसके लिए लिखें तो इसमें जो फार्मूला होता है समेशन ऑफ IR, यानी दोनों का गुणनफल बराबर समेशन ऑफ विद्युत वाहक बल। तो इसके लिए अगर हम पहले पास के लिए लिखें और ये दूसरा पास है हमारा, तो दोस्तों इसमें दो कंडीशन होती है चलने की, या तो हम दोनों क्लॉकवाइज चल सकते हैं, या दोनों एंटी क्लॉकवाइज, या फिर एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। दोस्तों बहुत ही आसान है, अगर आप आराम से समझेंगे तो बहुत ही इजी होने वाला है ये मेथड आपके लिए। तो दोस्तों इसके लिए जो पहला हो जाएगा पहले पास के लिए, तो पहले पास के लिए अगर आप देखें तो I1 R1 क्या हो जाएगा हमारा I1 R1 एक ही दिशा में, इसलिए प्लस के साथ। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा I2 R2 दूसरे पास में चलेगा, यानी माइनस के साथ I2 R2 इक्वल टू E1 यानी जो हमारा पहला विद्युत वाहक बल है माइनस E2, क्योंकि दोनों की दिशा क्या है चेंज, ये इधर से जा रहा है और ये ऊपर से हो रहा है, तो यानी E1 माइनस E2। अब हमारा सेकंड क्या है I2 R2 प्लस I1 प्लस I2 R3 इक्वल टू E2। ये हमारे क्या है दो कंडीशन बन जाते हैं, यानी जो भी पंथ पास होगा उसमें हम जो है धारा का जो नियम होता है, ये क्या होता है कि इसमें जितनी भी धारा बह रही है और जितने भी प्रतिरोध बह रहे हैं, दोनों का जो गुणनफल होगा वो उसमें लगे विद्युत वाहक बलों के बराबर होगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें सिंपली ऊर्जा का संरक्षण होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं ऊर्जा संरक्षण में होता है। किरचॉफ का जो वोल्टता नियम होता है ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसके अलावा बहुत स्पीड में हम चल रहे हैं, आराम से चल रहे हैं। आप अगर आपको स्पीड में देखना है तो आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बैटरी जिसका विद्युत वाहक बल 5 वोल्ट है तथा आंतरिक प्रतिरोध 20 ओम है, एक बाहरी प्रतिरोध से जुड़े हैं, यदि परिपथ में धारा 0.4 एम्पियर हो तो बैटरी की टर्मिनल वोल्टता ज्ञात कीजिए। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे लिए, क्या क्या गिवन दैट है, हमको दिया है E बराबर क्या दिया है 5 वोल्ट, स्मॉल r आंतरिक प्रतिरोध कितना है 2.0 ओम, और हमारा जो धारा है वो क्या है 0.4 एम्पियर। तो दोस्तों हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है टर्मिनल वोल्टता। तो हमको पता है, हम जानते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं कि V इक्वल टू क्या होता है E माइनस IR। हम सभी को पुट कर देंगे अपनी अपनी जगह पे, 5 माइनस 0.4 इंटू 2, ये क्या हो जाएगा हमारा V इक्वल टू 4.2 वोल्ट। ये हो जाएगा हमारा आंसर, यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 4.2 वोल्ट। हमने क्या किया, सिंपली फार्मूले को अप्लाई कर दिया और आंसर हमारा आ गया। तो दोस्तों इसी तरह के बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, हमें फार्मूले को अच्छे से रट के जाना होगा, फार्मूले को अच्छे से समझ कर जाना होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एक सेल का विद्युत वाहक बल E वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध R ओम है, इसे R ओम के बाह्य प्रतिरोध से जोड़ा जाता है, सेल के दोनों टर्मिनलों के बीच में विभवांतर क्या होगा। तो दोस्तों इसका विद्युत वाहक बल कितना है E, विद्युत वाहक बल E है, आंतरिक प्रतिरोध R है, और बाह्य प्रतिरोध क्या है कैपिटल R, वो भी क्या है आंतरिक प्रतिरोध के बराबर है। हमको पता है कि स्मॉल r बराबर क्या होता है कैपिटल R E बटे V माइनस 1। अब क्या है कैपिटल R बराबर स्मॉल r है, तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा स्मॉल r इक्वल टू स्मॉल r E बाई V माइनस 1। यहां से क्या होगा, ये दोनों कट जाएंगे। अब क्या हो जाएगा E बाई V माइनस 1 बराबर 1। दिस इंप्लाइज दैट E बाई V बराबर क्या हो जाएगा 2, यानी यहां से क्या हो जाएगा, हमको वोल्टता का मान ज्ञात करना है, तो वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा टर्मिनल विभवांतर, तो V बराबर क्या हो जाएगा E बाई 2, यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर E बाई 2 वोल्ट। हमने क्या किया, सिंपली आंतरिक प्रतिरोध का जो फार्मूला होता है वो लगा दिया यहाँ पे और हमारा करेक्ट आंसर पता चल गया। बाह्य प्रतिरोध बराबर आंतरिक प्रतिरोध रख दिया यहाँ पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संलग्न चित्र में विद्युत धारा का मान बताओ। दोस्तों ये जो फिगर है ये किरचॉफ की फर्स्ट रूल से सॉल्व हो जाएगा। किरचॉफ का पहला नियम क्या था, जंक्शन रूल। जंक्शन रूल में क्या था, जितनी धारा आती है
वही क्या होती है, बढ़ जाती है। तो दोस्तों यहाँ से 4 एम्पियर धारा है, क्वेश्चन को आराम से समझिए। यहाँ से 4 एम्पियर धारा है, यहाँ पे 4 एम्पियर धारा है, यहाँ पे कितनी धारा होगी 8 एम्पियर। अब यहाँ से डिवाइड हो गई, यहाँ गई 2 एम्पियर, 8 में से 2 चली गई, 6 एम्पियर बची। अब 6 एम्पियर के बाद यहाँ पे 6 एम्पियर आ रहे, 6 एम्पियर आ रहे, यहाँ से 6 एम्पियर में 2 एम्पियर उधर चली गई, यानी बचा यहाँ पे कितना, यहाँ पे बचा 4 एम्पियर, 4 एम्पियर यहाँ आ गई। अब 4 में 2 और ऐड हो रही, यानी यहाँ पे 6 एम्पियर हो गया। अब 6 एम्पियर में 1 एम्पियर इधर चली गई, यानी इधर कितना बचा 5 एम्पियर। हमें ये किससे सॉल्व करना है, हमें इसे किससे सॉल्व करना है, हमें इसे केसीएल से सॉल्व करना है, किरचॉफ्स करंट लॉ से। किरचॉफ्स करंट लॉ से हमने सॉल्व किया। जितनी भी संधि होते हैं, संधियों पे जो योग होता है शून्य होता है। यहाँ पे अगर हम योग करें शून्य हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 एम्पियर धारा बचेगी। यहाँ से 6 एम्पियर धारा यहाँ 2 एम्पियर में 4 एम्पियर में डिवाइड हो गई। अब 4 एम्पियर की धारा यहाँ पे केस में डिवाइड हो गई, यहाँ पे 2 एम्पियर की धारा और ऐड हो गई, यानी 6 एम्पियर हो गया यहाँ पे। अब 6 एम्पियर में 1 एम्पियर इधर चला गया, बचा कितना 5 एम्पियर। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 5 एम्पियर। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था दोस्तों, अगर आप इसे आराम से समझेंगे तो बहुत अच्छे से आपके समझ में आने वाला है। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि संलग्न व्हीट स्टोन परिपथ संतुलित हो, यदि संलग्न व्हीट स्टोन परिपथ संतुलित हो तो अज्ञात प्रतिरोध x का मान बताइए। एक कोई अज्ञात प्रतिरोध है, उसे x का मान ज्ञात करनी। अगर कह रहा व्हीट स्टोन परिपथ संतुलित है, यानी P/Q बराबर क्या हो जाएगा R/S। अगर संतुलित होगा तो इसके लिए कंडीशन ये होती है, ये हमारा P है, ये हमारा Q है और ये हमारा R है, और ये हमारा ये हमारा R है और ये हमारा क्या है S है। P/Q बराबर R/S, यानी हमारा क्या हो जाएगा 4/2 बराबर 8/x। यहाँ से अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 4x = 16, यानी x = क्या हो जाएगा, x = हो जाएगा हमारा 4, यानी 4 ओम हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। हमारा बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 2 एम्पियर की वैद्युत धारा चित्र में प्रदर्शित परिपथ में प्रवाहित हो रही है, विभवांतर VB - VD बताइए। दोस्तों अगर हम इसे देखें तो ये व्हीट स्टोन सेतु की तरह लग रहा है, व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह लग रहा है, और व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या होती है कि P/Q बराबर R/S। अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो इसमें विभवांतर क्या होगा, दोनों तरफ सेम होगा, यानी विभवांतर सेम होगा, क्योंकि दोनों समांतर क्रम में, दोनों समांतर क्रम में, इसका मतलब विभवांतर सेम होता है, विभव सेम होते हैं, और दोनों तरफ अगर विभव सेम होगा तो VB - VD। देखते हैं आगे, अगर ये कंडीशन फॉलो कर रहा है तो P/Q बराबर R/S में अगर इसे रखें तो 2/4 = 3/6, यानी दिस इंप्लाइज दैट 1/2 = 1/2। व्हीट स्टोन ब्रिज को ये फॉलो कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे जो VA होगा, यहाँ पे जो VB होगा, दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। इसका मतलब VB - VD क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 0। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संलग्न परिपथ में बिंदुओं A तथा B के बीच में तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। दोस्तों मान लेते हैं ये हमारा R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है। अगर हम पहले कंडीशन फॉलो करें तो हम कंडीशन अगर फॉलो करते हैं तो अगर पहले ये हम व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह लग रहा है तो व्हीट स्टोन ब्रिज का क्या होता है P/Q = R/S, यानी यहाँ से हम कर देंगे 11/11 बराबर 11/11, यानी हमारा 1/1 आ जाएगा, दोनों के रेशियो में बराबर 1/1। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे धारा नहीं बहेगी, धारा नहीं बहेगी तो प्रतिरोध का कोई मतलब नहीं, धारा 0 तो प्रतिरोध खत्म। यानी यहाँ से क्या हो जाएगा कि R1 बराबर R2, तो यहाँ से अगर हम R' का मान निकाले, मान लेते हैं ये R' है, R' बराबर इसे P मान लो, इसे P मान लो, इसे R मान लो, इसे Q मान लो, इसे S मान लो, यानी हमारा क्या हो जाएगा R, यानी यहाँ से अगर हम R1 निकालें तो R1 बराबर क्या हो जाएगा P + R, और R2 बराबर क्या हो जाएगा Q + S। यहाँ से अगर निकालें तो यहाँ पे 22 ओम आ जाएगा, क्योंकि दोनों श्रेणी क्रम में, नीचे भी दोनों श्रेणी क्रम में 22 ओम आ जाएगा। अब क्या है, दोनों क्या है, दोनों समांतर क्रम में, यानी 1/R बराबर 1/22 + 1/22। दिस इंप्लाइज दैट यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा R = 22/2। इज दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा R = 11 ओम, R बराबर क्या हो जाएगा 11 ओम, यानी हमारा जो प्रतिरोध आया कितना आया 11 ओम आया। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और हमारा नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का। हमारा नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है संलग्न परिपथ में A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध है। तो A व B के बीच में तुल्य प्रतिरोध है। दोस्तों अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये हमें क्या लग रहा है कि हमें लग रहा है कि ये जो है व्हीट स्टोन की तरह होगा। ये किसकी तरह होगा, ये व्हीट स्टोन की तरह हो सकता है। दोस्तों अगर हम इसे बनाए तो कैसे बनाएंगे, व्हीट स्टोन ब्रिज कैसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे ही होता है सिंपल सा बीच में। अगर दोस्तों अगर हम देखें, इसे मान ले A, इसे मान ले D, और इसे मान ले D से B, और इसे मान ले क्या, इसे मान ले C।
ये सी डी। तो दोस्तों देखिए, अगर हम ए और बी के बीच में देखें, ए और डी के बीच में, तो ये 10 ओम का है। यहाँ 10 ओम का मान लेते प्रतिरोध लगाए। यहाँ डी से बी के बीच में, डी से बी के बीच में 20 ओम का प्रतिरोध लगाए। सी से बी के बीच में, सी से बी के बीच में लगा है 10 ओम का प्रतिरोध लगा है। और ए से सी के बीच में लगा है 5 ओम का प्रतिरोध। और जो सी से डी के बीच में लगा है, सी से डी के बीच में 10 ओम का प्रतिरोध लगा है। दोस्तों अगर हम इसे देखें तो 10/5/20/2, यानी अगर P/Q/R/S अगर हम लगा दे बराबर, तो यहां से क्या हो जाएगा 10/5 बराबर 20/10, यानी यहां से क्या आ जाएगा हमारा 1/2 बराबर 1/2, यानी यहां से हमारा क्या आ रहा है करेक्ट, दोनों क्या है रेशियो बराबर, यानी दोनों संतुलन की दशा में, संतुलन की दशा में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे धारा बहेगी नहीं। इसका मतलब ये और ये दोनों श्रेणी क्रम में है, यानी ये हो गया 30 ओम, यहाँ क्या हो गया 15 ओम। अब दोनों समांतर क्रम में, यानी जो हमारा R हो जाएगा 1/R बराबर 1/15 प्लस 1/30। इसका मतलब क्या हो जाएगा 30/3। R बराबर क्या हो जाएगा 30/3 इज दैट मीन्स 10 ओम। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 10 ओम। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही फास्ट मैंने बनाया है, अगर आपको समझ में ना आए तो आराम से समझिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूरा सॉल्व्ड है। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। इसमें क्या था कि हमको ए व बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध फाइंड करना था। हमने क्या किया, पहले दोनों को जब सॉल्व किया तो सॉल्व करने पर पता चला कि ये वीटी स्टोन ब्रिज है। वीटी स्टोन ब्रिज में संतुलन की दशा में P/Q बराबर R/S होना चाहिए, वो हमें फॉलो मिला। इसका मतलब बीच में क्या होगी, धारा नहीं जाएगी। अब ये दोनों श्रेणी क्रम में थे, ये भी श्रेणी क्रम में थे, हमने दोनों पे फार्मूला लगा दिया, उसके बाद दोनों में समांतर क्रम का लगा दी, ये हो गया हमारा राइट आंसर। दोस्तों ये किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी है तो दोस्तों प्लीज इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों।